जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो नोटिंग ड्राफ्टिंग के मॉडल आंसर की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं एसओ एलडीसी 2016-17 के नोटिंग ड्राफ्टिंग पेपर में से क्वेश्चन 4D की। तो जो क्वेश्चन 4 है जनरली इस तरह का क्वेश्चन होता है कि आपको 6 जो ऑप्शन दिए होते हैं उसमें से कोई 4 करने होते हैं। तो हमें तो यहाँ पे एक सिंगल क्वेश्चन डील करना है और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको जो इंक्वायरी ऑफिसर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग किस तरीके से ऑर्डर बनता है वो भी बताऊंगा। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन के आंसर पे आऊँगा। क्वेश्चन लेकिन हम पहले देख लेते हैं एक बारी। तो क्वेश्चन में बेसिकली ये बोला कि एक इंक्वायरी ऑफिसर को लेटर लिखना है, चार्ज शीटेड ऑफिसर को, कि वो अपीयर हो उसके सामने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए, और डेट टाइम अपना बताना है कहाँ पे अपीयर होना है। उसको साथ में ये भी बताना है कि उसके क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या चीज़ें जो है होंगी अगर वो अपीयर नहीं होता है। तो ये है। और क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके हम इसके अंदर आंसर पे आ जाएंगे। तो क्वेश्चन है, योर मिनिस्ट्री हैज़ इशूड ए चार्ज शीट टू ए क्लर्क ग्रेड ऑफिशियल। एक क्लर्क ग्रेड ऑफिशियल को क्या है, चार्ज शीट इशू किया आपकी मिनिस्ट्री ने, फॉर विलफुल एंड हैबिचुअल एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। तो वो क्योंकि विलफुली और हैबिचुअली एक ऑफ उसको ऑर्डर आदत पड़ गई थी ड्यूटी से अपने आप को एब्सेंस करने के लिए, एब्सेंट करने के लिए, डिस्पाइट सेवरल वर्बल एंड रिटर्न वार्निंग इन द पास्ट। तो वार्निंग भी दी गई उसको पास्ट के अंदर, यानी पहले उसको वार्निंग भी दी गई थी बहुत बारी, रिटर्न भी दी गई, और वार्निंग और वर्बल भी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो करता रहा तो इसलिए उसको चार्जशीट दिया गया। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज इंक्वायरी ऑफिसर इन दैट केस। तो उस केस में आपको इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है। ड्राफ्ट ए लेटर टू द चार्ज शीटेड ऑफिशियल। और आपको क्या करना है, इंक्वायरी ऑफिसर तो आपको नियुक्त किया गया है, लेकिन आपको करना यह है कि चार्ज शीटेड ऑफिशियल को लेटर लिखना है, बीइंग ए इंक्वायरी ऑफिसर, टू अपीयर बिफोर यू फॉर द प्रिलिमिनरी हियरिंग ऑन द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम, informing him that failure on his part to appear in person on the appointed date and time may lead to proceeding against him ex parte। ex parte मतलब एक ही पार्टी से, विदाउट हियरिंग द अदर पार्टी। क्योंकि वो नहीं आएगा तो सिर्फ प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर होता है उसी को सुनकर ही, जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर होता है उसी को सुन के ही वहाँ पे जो है एक्शन ले लिया जाएगा, ये उसको बताना है। विदाउट फर्दर नोटिस, तो कोई और दूसरा नोटिस नहीं भेजा जाएगा, यही मान के उसे नोटिस लास्ट दिया जा रहा है, ये मान के चलना है उसे। यू मे ऑल्सो इन्फॉर्म हिम ऑफ हिज राइट टू टेक असिस्टेंट। तो उसका जो एक रूल जब बना हुआ है कि वो असिस्टेंस ले सकता है, किसी का हेल्प ले सकता है अपने केस को परस्यू करने के लिए, तो वो भी उसको आपको इन्फॉर्म करना है। और असिस्टेंस वो बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय का ले सकता है या यूनियन रिप्रेजेंटेटिव का भी लिया जा सकता है, ये आपको इन्फॉर्म करना है, बट नॉट ए लॉयर। लेकिन लॉयर का नहीं ले सकता, वो उसको बताना है। एट द प्रिलिमिनरी एंड रेगुलर हियरिंग। तो जब प्रिलिमिनरी हियरिंग होगी तब भी और रेगुलर हियरिंग हुई तब भी। तो प्रिलिमिनरी हियरिंग क्या होती है, तो स्टार्टिंग में हम प्रिलिमिनरी एक छोटी ही एक तरह से इंक्वायरी करते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं और देखते हैं कि क्या प्रामा फेसाई उसके अगेंस्ट केस बन रहा है नहीं बन रहा। तो अगर लगता है कि हाँ हमारे पास सफिशिएंट जो एविडेंस है और डॉक्यूमेंट्स भी हैं और उसके खिलाफ जो चार्जेस बनते भी हैं, लग रहा है कि चार्जेस हैं, तो तब रेगुलर हियरिंग स्टार्ट होती है। Please also inform him in the letter that he will be permitted to cross examine prosecution witness। तो prosecution witness जो presenting officer है वो अपना जो भी witness यानी डॉक्यूमेंट है या दूसरे witness है, उसको ये भी बताना है कि आपका राइट है कि आप उसको क्रॉस एग्जामिन कर सको। तो क्रॉस एग्जामिन क्या होता है, देखिए एग्जामिनेशन पहले क्या होता है कि अगर प्रेजेंटिंग ऑफिसर था, उसने बोला कि ये मेरा विटनेस है जो आपके खिलाफ गवाही देगा, तो उसने जब वो विटनेस दिया तो वो आपका नॉर्मल जो है एग्जामिनेशन हो गया। और जब दूसरा उसने जो भी बात दी, जो भी गवाही दी या जो भी बात कही, उसको सामने वाला जो आपका पर्सन है, चार्ज ऑफिसर है, वो बोलता है कि नहीं इसने गलत बोला है, इससे मैं कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो जब वो क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी उसने जो भी बताया उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। ठीक है, तो वो क्रॉस एग्जामिन करेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद एक और टर्म आती है, उसको कहते हैं री एग्जामिनेशन। तो सपोज यानी पहले उसने बोला जो भी बात कि नहीं मैंने इसको इस तरीके का काम करते हुए देखा था, तो उसने एग्जामिन किया मुझे कहाँ देखा गया था, क्या मैं उस दिन ड्यूटी पे आया था नहीं आया था। तो जो दूसरा बंदा कर रहा है वो उसको क्रॉस एग्जामिन कर रहा है। फिर उसने बोला कि नहीं वो ड्यूटी पे ये जो आपका प्रेजेंटिंग ऑफिसर है वो फिर कोई फर्दर एक नया फैक्ट लेके आता है या उससे कोई क्वेश्चन पूछता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जब फर्दर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको री एग्जामिनेशन कहा जाता है, और ये प्रेजेंटिंग ऑफिसर की तरफ से होता है। तो ये सारी जो है
चीज़ें हैं, टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको पता होनी चाहिए जब इस तरीके का आप लेटर बनाएंगे। तो ये बता दिया उसको आपने कि क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट है उसका। प्रोड्यूस एविडेंस, अपने डिफेंस में वो एविडेंस भी दे सकता है, वो भी बता रहे हैं उसको। और ये कोर्स ऑफ रेगुलर हियरिंग के दौरान जो है इसका राइट है वो बताया गया है। कॉपीज ऑफ योर लेटर नीड टू बी सेंट, तो कॉपी टू किसको करना है वो भी यहाँ पे बता रखा है। तो एक तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर को कॉपी की जाती है, क्योंकि प्रेजेंटिंग ऑफिसर क्या करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी एविडेंस हैं, उन सबको चार्ज को प्रूफ करने के लिए जो भी यो यूज़ करेगा उसको वो सब लेके आना होता है। तो इसलिए वही बता रखा है यहाँ पे कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर को बोलना है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर को, कि आप साथ में अपने फोटोकॉपी और डॉक्यूमेंट लेके आएंगे जिससे आप चार्ज को प्रूफ करने वाले हैं। तो यही बोला कि कॉपीज ऑफ योर लेटर नीड टू बी सेंड टू प्रेजेंटिंग ऑफिसर, asking him to bring along with him documents with photocopies which he would rely upon to prove the charges and the disciplinary authority, और साथ में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को भी आपको कॉपी भेजनी है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसका मॉडल आंसर जानने से पहले हम क्या करेंगे, जो अपॉइंटमेंट होता है इंक्वायरिंग अथॉरिटी का और प्रेजेंटिंग अथॉरिटी का या प्रेजेंटिंग ऑफिसर का, वो एक बार ही देख लेते हैं वो ऑर्डर किस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि ये भी आ सकता है। और इससे एक आइडिया आपको ये भी लग जाएगा कि जब ये इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त किया गया तो उसका अपॉइंटमेंट ऑर्डर किस तरीके का होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो आया नहीं है इसके अंदर रिसेंट ईयर्स में, तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ। अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको एज इट इज़ जो है इसको याद करना होता है और इसी तरह से आपको लिखना होता है। तो जो इंक्वायरिंग अथॉरिटी होता है, यहाँ पे रूल 14 के 2 में दिया गया है, यानी जब आप मेजर पेनल्टी इनिशिएट कर रहे हैं तो रूल 14 के 2 में बताया गया है कि इस तरीके से आप इंक्वायरिंग अथॉरिटी नियुक्त कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपका फाइल नंबर होगा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ जाएगा, मिनिस्ट्री का नाम आ जाएगा, डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा, प्लेस ऑफ इशू आ जाएगा, जो भी भवन है, जो भी बिल्डिंग है, जो भी ब्लॉक है वो यहाँ पे लिख देंगे, और साथ में न्यू दिल्ली है अगर न्यू दिल्ली में है तो, और डेट आ जाएगी। ठीक है, ये ऑर्डर की फॉर्म में बनता है। तो ऑर्डर, अब ये लीगल लैंग्वेज है, ये वेयर एज करके जो लिखा जाता है ये लीगल लैंग्वेज होती है, यानी पहला आपका वेयर एज आएगा, दूसरे में एंड वेयर एज, और वेयर एज करके इस तरीके से लिखते हैं। और सबसे लास्ट जो पैरा होता है उसमें हम लिखते हैं नाउ देयरफॉर, सबसे लास्ट के पैराग्राफ में, यानी जो आप काम कर रहे हैं। वेयर एज का मतलब ये है कि ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, हिंदी में ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, कि जैसे ही बता रहे हैं हम, जो पढ़ के बताते हैं। ऑर्डर है, पहले तो ये ऑर्डर आ गया आपका। Whereas an inquiry under Rule 14 of Central Civil Services Classification, Control and Appeal Rules 1965 is being held against Shri Dash name, यहाँ पे आ जाएगा चार्ज ऑफिसर का और डेजिग्नेशन आ जाएगी। देखिए इसको आपका जो अपॉइंटिंग जो इंक्वायरी अथॉरिटी है उसका अपॉइंटमेंट करने से पहले क्या होता है, पहले चार्जशीट सर्व की जाती है। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर अगर ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने मन बना लिया है कि उसने इसका व्यू है कि हमें जो है प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी है, तो सबसे पहले चार्जशीट सर्व की जाती है जो भी चार्ज ऑफिसर होता है, यानी जिसके खिलाफ चार्जेस लगाए गए हैं। उसके बाद ये अपॉइंटिंग जो होती है इंक्वायरी अथॉरिटी की वो होती है। तो ये अपॉइंटमेंट के अंदर ये हम लिखते हैं कि वेयर एज इंक्वायरी अंडर रूल 14 ऑफ सीसीए रूल इज बीइंग हेल्ड। इज बीइंग हेल्ड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने चार्जशीट सर्व कर दी है वो गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर जिसके खिलाफ चार्जेस हैं। ठीक है, उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये सेकंड स्टेप में आ रहा है। तो इसीलिए हमने पहले लिखना है कि क्योंकि इंक्वायरी ऑलरेडी चल रही है, श्री XYZ जो भी नाम होगा उनका नाम और डेजिग्नेशन आप यहाँ पे लिख देंगे। एंड वेयर एज द प्रेसिडेंट और द अंडरसाइंड, तो जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, जैसे कि जिनके केस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, प्रेसिडेंट, तो वहाँ पे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी प्रेसिडेंट बनते हैं। तो इसलिए प्रेसिडेंट अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो प्रेसिडेंट का नाम आएगा, नहीं तो द अंडरसाइंड लिखेंगे आप, दोनों में से एक लिखना है। एंड वेयर एज द प्रेसिडेंट और द अंडरसाइंड कंसिडर्स दैट एन इंक्वायरी अथॉरिटी शुड बी अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू द चार्जेस फ्रेम्ड अगेंस्ट द सेड श्री, उनका नाम आएगा सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है और क्योंकि प्रेसिडेंट ये चाहते हैं कि इन चार्जेस को इंक्वायर करने के लिए एक इंक्वायरी अथॉरिटी बनाई जाए, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, नो देयरफॉर, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, द प्रेसिडेंट और द अंडरसाइंड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सब रूल 2 ऑफ 14
तो 14 का 2 अगर पढ़ेंगे तो उसके अंदर बोला गया है कि जो भी डिस्प्यूटी अथॉरिटी है वो इंक्वायरी ऑफिसर जो है उसको अपॉइंट कर सकता है। तो इसलिए वहाँ से पावर ड्रॉ करके यहाँ पे लिखा गया है। तो जब भी कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलती है तो वहाँ पे जरूर बताया जाता है कि पावर कहाँ से ड्रॉ की गई है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखना ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट और जो भी अंडरसाइंड यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो रूल 14 के सब रूल 2 से पावर ड्रॉ करके सीसीए के रूल के तहत हियर बाय अपॉइंट्स, तो यहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, श्री, यहाँ पे जो भी नाम और डेजिग्नेशन होगा वो इंक्वायरी अथॉरिटी का या ऑफिसर का लिखा जाएगा। श्री एक्स वाई जेड अंडर सेक्रेटरी, श्री पी क्यू आर डिप्टी सेक्रेटरी जो भी है तो वो लिख दिया जाएगा यहाँ पे एज इंक्वायरिंग अथॉरिटी टू इंक्वायर इनटू द चार्जेस फ्रेम्ड अगेंस्ट द सेड श्री, जो भी चार्ज ऑफिसर का या एक्यूज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट का नाम होगा। बाय द ऑर्डर इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट जो है वो डिस्प्यूटी अथॉरिटी है तो बाय ये तो लिखा आएगा और नीचे जो उनके बिहाफ पे जिनको ये साइन करने के लिए ऑथराइज किया गया है उसका साइन आएगा और यहाँ पे उसका नाम और डेजिग्नेशन आएगा। और अगर सिर्फ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है तो ये जो है लिखा हुआ है ये नहीं आएगा, सिर्फ ये और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का नाम और डेजिग्नेशन आएगा। ठीक है। कॉपी टू में आप किसको करेंगे, सबसे पहले तो एक जो भी आपका गवर्नमेंट सर्वेंट है चार्ज ऑफिसर है उसको करेंगे, फिर इंक्वायरी अथॉरिटी जो है उसको करेंगे, क्योंकि ये ऑर्डर कौन इशू कर रहा है, ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो ये ऑर्डर इशू कर रहा है, वो इंक्वायरी अथॉरिटी को अपॉइंट कर रहा है। तो इसीलिए आप उस इंक्वायरिंग अथॉरिटी को भी करेंगे। और जहाँ पे ज़रूरी हो ये तीसरा जो होता है, किसी अगर जरूरत है तीसरा यानी जैसे लैंडिंग अथॉरिटी, जिसने भी लैंड किया उस इंक्वायरी अथॉरिटी को, यानी किसी दूसरे डिपार्टमेंट से आपने अगर इंक्वायरिंग अथॉरिटी को लिया है तो उसको भी भेज सकते हैं अगर ज़रूरत है तो ये भी आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शनल है, लेकिन इन दो को तो भेजना ही भेजना है। और नीचे भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग है। क्वासी जुडिशियल मतलब एक तरीके का यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग है, तो जनरली आप यहाँ पे भी नीचे साइन कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, साइन और नीचे नाम डेजिग्नेशन। तो इस तरीके से आपका ये इंक्वायरिंग अथॉरिटी का नॉमिनेशन होता है यानी अपॉइंटमेंट होता है। इसी तरीके से अपॉइंटमेंट प्रिसाइडिंग या प्रेजेंटिंग ऑफिसर का होगा और सेम इसी तरह से लिखा जाता है। इसका रूल क्या है, इसका रूल 14 का 5 का सी है, यानी 14 का 5 का सी में कहते हैं कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर होगा जो केस को प्रेजेंट करेगा डिपार्टमेंट के या मिनिस्ट्री के बिहाफ पे। ठीक है, उसको भी अपॉइंट करना ज़रूरी है, जनरली किया जाना चाहिए। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद भी कर सकते हैं इस तरह की इंक्वायरी वगैरह, लेकिन जनरली ये अवॉइड करना चाहिए और प्रेजेंटिंग ऑफिसर भी और इंक्वायरिंग अथॉरिटी भी अपॉइंट होना चाहिए। तो ये ऊपर का सारा ये एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसकी फर्स्ट लाइन भी एज इट इज़ है, वेयर एज एन इंक्वायरी अंडर रूल 14 ऑफ सेंट्रल सिविल यानी सीसीए रूल 1960 इज बिंग कंडक्टेड अगेंस्ट श्री सो एंड सो, जो भी चार्ज ऑफिसर उसको लिख दिया। एंड वेयर एज द प्रेसिडेंट द अंडरसाइंड कंसिडर ए प्रेजेंटिंग ऑफिसर शुड बी अपॉइंटेड। ऊपर हमने लिखा कि क्योंकि एक इंक्वायरी अथॉरिटी अपॉइंट करने की जरूरत है, यहाँ पे लिखेंगे हम क्योंकि प्रेजेंटिंग ऑफिसर चाहिए, शुड बी अपॉइंटेड टू प्रेजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो भी है उनके बिहाफ पे केस को प्रेजेंट कौन करेगा, प्रेजेंटिंग ऑफिसर प्रेजेंट करेगा। इसीलिए दैट ए प्रेजेंटिंग ऑफिसर शुड बी अपॉइंटेड टू प्रेजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट और अंडरसाइंड, जहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, द केस इन सपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट द सेड श्री। तो जो भी आर्टिकल ऑफ चार्ज है यानी जो भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर, ठीक है, उसके सपोर्ट में केस को कौन प्रेजेंट करेगा, ये प्रेजेंटिंग ऑफिसर प्रेजेंट करेगा। तो यही है बात हमने लिखी, शुड बी अपॉइंटेड टू प्रेजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट और अंडरसाइंड द केस इन सपोर्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ चार्ज अगेंस्ट श्री, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है। नाउ देयरफॉर, तो इसलिए द प्रेसिडेंट द अंडरसाइंड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर, तो कहाँ से पावर ड्रॉ की गई है वो भी लिखना है आपको, तो वही आपने लिखा सब रूल 5C ऑफ रूल 14 सीसीए रूल 1965। हेयर बाय अपॉइंट श्री डैश, तो जो भी डैश यानी जिसको आप प्रेजेंटिंग ऑफिसर बना रहे हैं उसका नाम और डेजिग्नेशन एज द प्रेजेंटिंग ऑफिसर, तो वो आपका प्रेजेंटिंग ऑफिसर बना दिया गया। और वो नीचे वही कि अगर प्रेजेंटिंग जो प्रेसिडेंट है उनके नाम पे ऑर्डर निकाला जा रहा है तो ये ब्रैकेट में आएगा और नीचे साइन वो करेगा जिसको ऑथराइज किया गया है प्रेसिडेंट के बिहाफ पे साइन करने के लिए। और अगर प्रेसिडेंट नहीं है
तो यहाँ पे साइन आएगा और डिस्ट्रिब्यूटरी अथॉरिटी जो भी है नाम उसका डेजिग्नेशन आएगा। कॉपी में आप कर देंगे यहाँ पे प्रेजेंटिंग ऑफिसर को, ताकि जिसको आप अपॉइंट कर रहे हैं उसको तो पता होना चाहिए। चार्ज ऑफिसर जिसके खिलाफ ये प्रोसीडिंग चलेगी, और इंक्वायरी अथॉरिटी या इंक्वायरी ऑफिसर जिसको यहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए बताया गया है। तो ये तीन तो आपके आएंगे। ये ऑप्शनल, अगर कोई सीबीआई कोई डील कर रहा है, कोई चार्ज सीबीआई ने आपको भेजा था जिसके बेसिस पे ये केस चल रहा है, तो यहाँ पे उसको भी आप भेज सकते हो, या और कोई भी रिलेवेंट जिसको कॉपी भेजनी है उसको भेजा जा सकता है, और यहाँ पे दोबारा से साइन और सिग्नेचर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपॉइंट करते हैं पहले इंक्वायरी ऑफिसर को, या इंक्वायरी अथॉरिटी भी बोलते हैं, इंक्वायरिंग अथॉरिटी, और प्रेजेंटिंग ऑफिसर या पीओ भी बोलते हैं। तो ये इस तरीके से इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब हम वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर पर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया था आपको? एक बार क्वेश्चन दोबारा से देख लीजिए कि यहाँ पे चार्जशीट किया गया एक क्लर्क ग्रेड के ऑफिशियल को, जो कि विलफुल हैबिचुअल उसका बार बार छुट्टी लेने का आदत पड़ गई थी, और बार बार उसे वर्बल और रिटर्न वार्निंग देने के बाद भी वो नहीं मान रहा था। तो इसीलिए उसको चार्जशीट किया गया। पहले तो सबसे पहला स्टेप उसको चार्जशीट किया गया। जब डिसिप्लिन अथॉरिटी ने मान लिया या उसको व्यू में आ गया कि मुझे इसके खिलाफ प्रोसीडिंग करनी है, तब वहाँ पे चार्जशीट कर दिया गया। चार्जशीट करने के बाद इंक्वायरी ऑफिसर जो है उसको अपॉइंट कर दिया गया, जो कि हमने ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट देखा था उस तरीके से। और फिर यानी इंक्वायरी ऑफिसर क्या कर रहा है, अब उसको चार्जशीटेड ऑफिशियल को लेटर भेज के बोलना है कि भाई आप प्रिलिमिनरी हियरिंग के लिए और बाद में रेगुलर हियरिंग के लिए अपीयर होना है आपको। अगर आप नहीं आए तो एक्स पार्टी आपके खिलाफ जो प्रोसीडिंग चलाई जा सकती हैं। अगर आप आते तो आपका राइट ऑफ असिस्टेंस लेने का भी राइट है, और आप क्या करेंगे, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह करने का भी राइट है। तो ये सारी ब्रीफली चीज़ें जो है उसको बतानी है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर तो होना चाहिए। हम ये सपोज के कर रहे हैं कि जो इंक्वायरिंग अथॉरिटी है वो जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की फाइल है वहीं से भेजेगा, तो इसलिए वहाँ पे कोई नंबर होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ये लिख दिया आपने, यहाँ पे एड्रेस लिख दिया, बाकी भवन और डेट क्या है। तो जो भी चार्ज ऑफिसर है उसको यहाँ पे भेजें। तो वहाँ पे बताया क्योंकि एक क्लरिकल है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए है, उसको हम भेज रहे हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया, इंक्वायरी प्रोसीडिंग अंडर रूल 14 ऑफ सीसीए रूल 1965 अगेंस्ट 3 एबीसी जीएसए। तो एबीसी जीएसए को हम भेज रहे हैं। तो इस तरह से एक छोटा सब्जेक्ट भी लिख दिया। इंक्वायरी प्रोसीडिंग अंडर रूल 14 ऑफ सीसीए रूल, इतना भी लिख सकते थे, वो भी चल जाएगा। इंक्वायरी प्रोसीडिंग भी लिख दिया, उतना भी चल जाएगा, वो इतना मेजर बात नहीं है। अब हम लिखेंगे मेन कंटेंट। तो देखिए कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि लेटर लिख रहे हैं, क्या हम एक चार्ज ऑफिसर को सर लिखेंगे? तो चार्ज ऑफिसर को भी सर लिखा जाता है, क्योंकि आपको लेटर लिखना है। लेटर की अपने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं, वो आप मिस नहीं कर सकते। तो हाँ, आप सर लिखेंगे उसको, ठीक है। और नीचे योर्स फेथफुली भी लिखेंगे। ऐसा नहीं कि वो चार्ज ऑफिसर है तो आपने अगर ऐसा बिना चीज़ों को लिखे कर रहे, तो उसका मतलब आपने एज्यूम कर लिया कि उसके खिलाफ चार्जेस प्रूफ हो गए, तो फिर इंक्वायरी की जरूरत नहीं रहती। तो ये चीज़ जो है गलत सोच है कि उसको सर नहीं लिखेंगे या योर्स फेथफुली नहीं लिखेंगे। ये सारी चीज़ें गलत है, आपको ये ध्यान में रखना है। योर्स फेथफुली भी लिखेंगे, लेटर लिख रहे हैं आप, और उसको सर भी लिखेंगे, मैडम लिखेंगे, जो भी अगर वो है उसके अकॉर्डिंग आप सैल्यूटेशन सर मैडम का लगाएंगे लगाएंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अब मेन बॉडी कंटेंट में क्या आएगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्योंकि उसको चार्जशीट मिली है तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। विद रेफरेंस टू द चार्जशीट मेमोरेंडम, चार्जशीट को मेमोरेंडम भी बोलते हैं। विद रेफरेंस टू द चार्जशीट मेमोरेंडम नंबर डैश डेटेड डैश इशूड टू यू, it is hereby informed that I have been appointed as inquiry officer IO by the disciplinary authority wide order number dash dated dash to inquire into the charges framed against you। तो सबसे पहले हमने जिक्र किया चार्जशीट का कि आपको चार्जशीट इशू की गई थी, इसीलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि मैं इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त किया गया हूं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द्वारा। और साथ में आपने ऑर्डर कोट कर दिया, इस डेट का ऑर्डर था, इस तारीख मतलब इस नंबर का ऑर्डर था और इस डेट का ऑर्डर था। और काम क्या करना है उसे, टू इंक्वायर इनटू द चार्जेस फ्रेम अगेंस्ट यू। तो जो भी चार्ज ऑफिशियल है उसके अगेंस्ट जो भी चार्जेस उसको इंक्वायर करने के लिए उसे अपॉइंट किया गया, वो आप बता रहे हो उसको। और इन दोनों की कॉपी जो है आप साथ में लगा दीजिए फॉर ए सेफर साइड। वैसे तो कॉपी उसको मार्क की जाती है, लेकिन सेफर साइड आप लगा दीजिए, ताकि अगर उसने कहीं पे अगर नहीं भी मिला उसको या मिसप्लेस कर दिया तो उसके पास ये होना चाहिए कि आपने दोबारा बता दिया था। तो कॉपी ऑफ द अफॉरसेड चार्जशीट मेमोरेंडम एंड ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट आर इनक्लोज हियर विद। तो उसके रेफरेंस के लिए आपने दोनों की कॉपी भी लगा दी।
I shall hold the preliminary hearing on Friday 6th October 2023 in room number dash नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली। तो आपने ये भी बता दिया कि मैं इतनी तारीख को इतनी डेट को, और यहाँ पे टाइमिंग भी लिखना था, टाइम भी यहाँ पे होना चाहिए था एट, यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा आप, एट 11 AM आप यहाँ पे टाइम भी लिख लीजिएगा। आई शैड होल्ड द प्रिलिमिनरी हियरिंग ऑन 11 AM फ्राइडे 6 अक्टूबर 2023 इन रूम नंबर सो एंड सो न्यू दिल्ली। तो यहाँ टाइमिंग का एक गैप रह गया, वो मिस हो गया, आप टाइमिंग भी लिखेंगे। यू आर देयर फॉर एडवाइस और रिक्वायर्ड, दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। यू आर देयर फॉर एडवाइस लिख सकते हैं, या यू आर देयर फॉर required to attend the proceeding on the appointed day, time and place and produce all your witnesses and evidence in support of your defense। तो आप उसको बोल रहे हो कि आपको एडवाइस किया जाता है कि आप उस प्रोसीडिंग को जिस टाइम पे, डेट पे हम बता रहे हैं, जिस जगह पे बता रहे हैं, उसको अटेंड करेंगे। प्रोड्यूस ऑल विटनेसेस, जो आपके विटनेस है, डॉक्यूमेंट है आपके सपोर्ट में, जिससे आप अपना बचाव करना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं, वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं मेरे सामने। फेलिंग विच द प्रोसीडिंग शैल बी हेल्ड एक्स पार्टे, और अगर आपने अपीयर नहीं हुए, आपने ये सब चीज़ें नहीं प्रोड्यूस की, तो हम क्या है, आपके बिना भी इसको, केस को या प्रोसीडिंग को आगे चला देंगे विदाउट एनी फर्दर नोटिस, और कोई दोबारा से नोटिस दिए बिना हम इस केस को चलाएंगे, और एक्स पार्टी यानी एक ही पार्टी से, प्रेजेंटिंग ऑफिसर से ही जो भी हमारे पास सबूत आएंगे उसके बिहाफ पे हम अपना इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। ये मतलब होता है इस पूरे सेंटेंस का। यू मे कंडक्ट योर डिफेंस योर सेल्फ इन पर्सन, तो दूसरी बात ये भी बताने की, अगर आप चाहें तो अपना जो डिफेंस है, अपना जो पक्ष है, अपना जो बचाव पक्ष है, वो खुद लड़ सकते हैं अपना केस, ये मतलब हुआ। और टेक असिस्टेंस ऑफ एन एम्प्लॉय, तो या दूसरा आप किसी एम्प्लॉय या किसी यूनियन रिप्रेजेंटेटिव का मदद लेकर या असिस्टेंस लेकर आप जो है वो भी केस को लड़ा जा सकता है। यानी आप अपने केस को या तो खुद लड़ सकते हैं इन पर्सन मतलब खुद, और या असिस्टेंस ले सकते हैं एम्प्लॉय या यूनियन रिप्रेजेंटेटिव का। ये क्वेश्चन में ही ये बात बताई गई थी बताने के लिए, तो यही चीज़ हम इसमें लिख रहे हैं। ठीक है, तो एज इट इज़ ये उसको वहाँ से लिया गया है। ड्यूरिंग रेगुलर हियरिंग, और क्योंकि ये भी बताने के लिए बोला गया था कि रेगुलर हियरिंग के टाइम पे वो अपना जो भी विटनेस वगैरह प्रेजेंटिंग ऑफिसर प्रेजेंट करेगा तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का उसका राइट है, तो ये सारी बातें भी हम उसको बताएंगे। ड्यूरिंग रेगुलर हियरिंग द प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स एविडेंस एंड विटनेसेस, इसको प्रोसिक्यूशन विटनेस भी बोला जाता है, यानी जो प्रोसिक्यूट कर रहा है डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री, और उसके बिहाफ पे कौन लड़ रहा है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर, तो इसको प्रोसिक्यूशन विटनेस भी बोला जाता है। तो हम उसको पहले ये बता रहे हैं कि सबसे पहले प्रेजेंटिंग ऑफिसर का जो एविडेंस होगा, ये विटनेस होगा, वो सबसे पहले एग्जामिन किया जाएगा। तो जो केस बना के ला रहा है प्रेजेंटिंग ऑफिसर, पहले उसका केस देखा जाता है, फिर डिफेंस देखा जाता है। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि आप डिफेंस वाला पहले बताए, तो डिफेंस वाले के पास कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा ना। यानी प्रेजेंटिंग ऑफिसर बताएगा कि ये चार्ज है, मैं ये एलिगेशन लगा रहा हूँ, तभी तो सामने वाला बोलेगा कि हाँ इसके डिफेंस में मैं ये बोलना चाहता हूँ। अपने आप डिफेंस तो पहले बोलेगा नहीं, तो इसीलिए प्रेजेंटिंग ऑफिसर या प्रोसिक्यूशन विटनेस पहले लिया जाता है। तो सबसे पहले वो लिया जाएगा, वो अब उसको बता रहे हैं। रेगुलर हियरिंग की बात चल रही है यहाँ पे, ये प्रिलिमिनरी हियरिंग नहीं है, रेगुलर हियरिंग है। यू विल बी परमिटेड और गिवन फुल अपॉर्चुनिटी, दोनों में से कोई वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, परमिटेड भी यूज कर सकते हैं या गिवन फुल अपॉर्चुनिटी भी यूज कर सकते हैं वर्ड। यू विल बी गिवन फुल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द एविडेंस एंड क्रॉस एग्जामिन द प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स विटनेस, तो आपको मौका दिया जाएगा कि आप जो भी प्रेजेंटिंग ऑफिसर का विटनेस है उसके एविडेंस को क्रॉस एग्जामिन कर सको। You will then be given an opportunity to produce defense evidence and witnesses। तो यानी पहले क्या हुआ, प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने अपने विटनेस और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए, उसको एग्जामिन किया गया, तो उसके विटनेस को फिर जो भी चार्ज ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिसर जिसके खिलाफ चार्जेस हैं वो उसको क्रॉस एग्जामिन करेगा। ये हो गया। उसके बाद जो चार्ज ऑफिसर है वो अपना डिफेंस के डॉक्यूमेंट्स और विटनेसेस उसको पेश करेगा। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में ये चल रहा है। You will then be given opportunity to produce defense evidence and witness। The presenting officer will have the right to examine defense witness and cross examine the defense witnesses। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से चार्ज ऑफिसर को मौका दिया जा रहा है वो प्रोसिक्यूशन विटनेस को एग्जामिन करने का, क्रॉस एग्जामिन करने का, उसी तरीके से जब वो अपना डिफेंस रखेगा चार्ज ऑफिसर, तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर को भी मौका दिया जाएगा
कि चार्ज ऑफिसर के विटनेस को क्रॉस एग्जामिन वो कर ले। ठीक है, दोनों को मौका मिलता है एक दूसरे के विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने का। तो ये सब बातें हमने उसको बता दी। यू शुड नॉमिनेट, तो पहले क्योंकि अब वो अगर असिस्टेंस लेना चाह रहा है तो उसको पहले से तैयार रहने के लिए बोला जाएगा। तो ये लास्ट पैराग्राफ में हमने ये बताया, यू शुड नॉमिनेट योर रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द इंक्वायरी प्रोसीड्स। तो अपना रिप्रेजेंटेटिव या असिस्टेंस जिससे ले रहे हो उसको आप पहले से नॉमिनेट कर लो। एंड शुड अटेंड अलोंग विद हिम, और उसके साथ ही अटेंड करो अगर इफ़ यू विश टू बी असिस्टेड, अगर आप असिस्ट होना चाहते हो इस केस के अंदर किसी के द्वारा, तो डिफेंस असिस्टेंट को अपने साथ लेके आओ। ये हमने बता दिया, उसको नॉमिनेट करके पहले से लेके आओ। द एविडेंस एंड विटनेस यू इंटेंड टू प्रोड्यूस, तो जो एविडेंस और विटनेस आप प्रोड्यूस करना चाहते हो वो भी अपने आप को रेडी रखना है आपको। ये भी बताया हमने कि इन द इंक्वायरी शुड ऑल्सो बी केप्ट अवेलेबल, तो उसको भी रेडी रखो या उसको अपने पास होना चाहिए, रेडी रखो या अवेलेबल रखो, ये भी हमने उसको बता दिया। तो इनक्लोजर में जो जो हम बातें कह रहे हैं उसको कि हमने इनक्लोज की थी वो यहाँ पे इनक्लोजर एज अब हो जाएगा। योर्स फेथफुली आएगा, साइन PQR अंडर सेक्रेटरी एंड इंक्वायरी ऑफिसर, जो भी वो है नाम डिजिग्नेशन और साथ में इंक्वायरी ऑफिसर भी है। और कॉपी किसको करेंगे, तो सबसे पहले प्रेजेंटिंग ऑफिसर को करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया था कि प्रेसिडेंट जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है उसको लिखना है, और साथ में ये भी एडवाइस करना है उसको कि सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए साथ में कॉपी के, फोटोकॉपी के, जिसके बेसिस पे वो चार्ज प्रूफ करेगा। तो सी डैश 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 जो भी प्रेजेंटिंग ऑफिसर है विद एडवाइस टू ब्रिंग डॉक्यूमेंट्स विद फोटोकॉपीज विच वुड बी रिलाइड अपॉन टू प्रूव द आर्टिकल ऑफ चार्ज, जिसके बिहार पे वो आर्टिकल ऑफ चार्ज प्रूफ करेगा वो साथ में लेके आए, ये बताना है। और दूसरा यहाँ पे कॉपी कर दिया हमने डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, ठीक है, क्योंकि उनकी नॉलेज में सारी बात होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने चार्ज ऑफिसर को बता दिया था। तो आपको होपफुली सीक्वेंस समझ में आ गया कि पहले चार्जशीट दी जाती है, फिर हम इंक्वायरिंग अथॉरिटी को अपॉइंट करते हैं, फिर प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं, और उसके बाद जो है इंक्वायरी अथॉरिटी जो होती है वो इस तरीके से लेटर लिख के बुलाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो इंसर्शन आपको करना है, यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे डेट टाइम लिखा था, यहाँ पे टाइम इंसर्ट करना रह गया था, आप यहाँ पे टाइम इंसर्ट कर लेंगे। बाकी जो है ये इस तरीके से मॉडल आंसर आप बना सकते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस भी फॉलो करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सीक्वेंस में ही काम हो रहा है। पहले चार्जशीट इशू की गई, फिर उसके बाद अथॉरिटी जो है इंक्वायरी अथॉरिटी उसका अपॉइंटमेंट हुआ, तो उसी सीक्वेंस में आपको लिखना होता है जिससे जो है एक समझने में आपको आसानी रहे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप इस तरह से करेंगे तो ये आप अच्छा मार्क्स लेंगे, इसके अंदर अच्छा आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम और कोई दूसरे क्वेश्चन का मॉडल आंसर लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। जय हिंद।